The reason why it has that much value is because Right. Bitcoin was the first origin of a decentralized ledger. Now, there are multiple things, multiple words that you can associate with blockchain. One is immutable, another is decentralized. Now, why immutable? अगर मैंने ही ब्लॉकचेन बनाई है ना, मेरी खुद की बनाई हुई ब्लॉकचेन भी क्यों ना हो, एक बार माय नेटवर्क इज अप एंड रनिंग, उसके अंदर एक ट्रांजैक्शन का एंट्री आता है ना, तो नॉट इवन आई एम केपेबल ऑफ एडिटिंग दैट. So, do you understand how it achieves this? Do you understand what is the structure of a blockchain? Now, you know what are nodes, right? मुझे पता है nodes क्या होते हैं. So, a blockchain has lots of nodes in it. Now, initially जब वो launch होता है तब इतना नहीं होता है. Initially तो हमेशा एक centralized server से ही launch होता है, like 100 पूरा ऐसा एक वेब समझो. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू डू अ ट्रांजैक्शन, पहली चीज तो एक ट्रांजैक्शन अकेला माइंड नहीं होता है, कभी नहीं. बिटकॉइन के केस में क्या होता है कि व्हेन यू, जब माइनर के पास एक ब्लॉक आता है, ठीक है, व्हेन देयर इज अ ब्लॉक फॉर अ माइनर, सो ब्लॉक हैज अ प्रीवियस हैश. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड अ जेनेसिस ब्लॉक. Now the Genesis block is the first block of the entire blockchain, जो पहला starting block होता है. इसका nonce value, block number and previous hash, all of it is 0. क्योंकि इससे पहले कुछ भी नहीं था. It is the starting point. So उसके अंदर जो डेटा जाता है, which is in case of Bitcoin is an approximate of 2000 transactions. Now in blockchain it is not written transactions पूरा, they are called TXS. Okay, so एक ब्लॉक में 2000 ट्रांजैक्शन जाते हैं. Now these 2000 transactions are mined in a single set, and that is where miner technology comes in. अब मैं माइनर हूँ, ठीक है. First of all let's compare this structure with the centralized structure. कि सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में कैसा होता है कि इसमें हमने एक वेब देखा, ठीक है, जहाँ से सब इंटरकनेक्टेड है, एवरीथिंग इज बीइंग ट्रांसफर्ड एवरीवेयर. कॉन्ट्ररी टू दिस, द सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में कैसा है, इट हैज अ फ्लावर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. एक सेंट्रल नोड है एंड वहीं से सब कुछ ओरिजिनेट करता है. जो भी होगा ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होगा. अब अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो सेंटर में आएगा आरबीआई. आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ट्रांजैक्शनल पॉलिसीज फॉर ऑल द अदर बैंक्स. आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में है, आईसीआईसीआई में है, एक्सिस में है, कुछ भी है, एट सम पॉइंट योर ट्रांजैक्शन हैज डेफिनेटली पास थ्रू द आरबीआई सर्वर. जो भी है, एट एनी पॉइंट आई वांट टू ब्रेक दिस एंटायर सिस्टम ना, मुझे सिर्फ आरबीआई का सर्वर क्रैक करके उसमें वो ट्रांजैक्शन एडिट करना है, और ये पूरे नेटवर्क में हर जगह पे वो ट्रांजैक्शन का वैल्यू बदल जाएगा. क्यों? बिकॉज इट हैज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर विच इज द आरबीआई सर्वर. वहां से ही बाकी सब अपना वो रिट्रीव करते हैं डेटा. दैट इज नॉट द केस विद अ डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर. नाउ दिस इज अ प्रो फ्रॉम अ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव कि इधर एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, इसमें नहीं है. लेट्स प्रेज्यूम कि एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर 10,000 नोड्स, 10,000 नोड्स हैं इस पूरे नेटवर्क में. सो अगर मैं किसी एक ब्लॉक में इन 2000 ट्रांजैक्शन में से मुझे अगर एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी एडिट करना है ना, सो आई विल हैव टू हैक इनटू 5001 नोड्स simultaneously within a span of 120 seconds and alter that transaction in all of them, which is from a resource perspective and technically almost impossible. Like ठीक है, there might be a one in a 10 million वाला case कि maybe some really high-end organization is able to achieve this, but that is talking from the perspective कि it's a bloody 10,000 nodes का network. And believe me, Bitcoin के उसमें इतने हैं, Ethereum में इतने हैं, so that means इसका half plus one.
that is the amount of nodes you'd have to edit the transaction in to be able to actually change the value. That is what granted security. Now how does this do that? अगर मैंने एक सर नोट्स एस्टैब्लिश कैसे होता है कि इतने सारे नोट्स बने, वो कैसे बनते हैं? मतलब सिस्टम, हाँ सिस्टम्स कैसे? अभी तुमने जैसे ही मेटामास्क का वॉलेट बनाया, हाँ, तूने अपने पीसी में उसका एक माइनर डाला, या तूने माइनर के सिवाय कोई भी उसका एसडीके डाउनलोड किया, यू आर नाउ अ नोड. दैट इज ऑल इट टेक्स फॉर यू टू बिकम अ नोड. सेम होता है ना, IPFS का डेस्कटॉप डाउनलोड करते तो आपने भी एक पीयर बन जाता. Not necessarily. IPFS is a different thing. We'll get to that. Because इसमें कैसा है, transaction data is very small. We are talking about very microbyte code. मुझे अगर 3 करोड़ transaction भी अगर store करना है ना, तो भी that will occupy a space of maybe 1 MB. You wouldn't notice if 1 MB was missing from your entire space. We are talking about people working with terabytes. Terabyte में 1 MB कोई नहीं देखने वाला है. But when we are talking about IPFS requires actual storage space. अगर मैंने एक 10 GB का फाइल लिया है and there are 10 storage nodes in my network, तो वो 10 GB की फाइल 10 टुकड़ों में, मतलब हर एक के पीसी में 1 GB बन के जा सकता है, या तो 1 GB बन के 10 में जाएगा, या 2 GB बन के 5 में जाएगा. दैट इज रैंडमाइज्ड. पर जो भी केस है, you bloody notice 1 GB suddenly came into your PC. बोले ये कहाँ से आया, ये क्या है? And that requires a very different thing. But right now we are talking about this concept. तू जो बोल रहा है IPFS, Ethereum, that is a step ahead. We'll get to that. So till the point we are talking about Bitcoin now, these are the only things, these two are the only words that were associated with blockchains. Immutable and decentralized. ठीक है? It was restricted to this. कि एक इम्यूटेबल लेजर है एंड डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन है. अब अगर मुझे इसकी ट्रांजैक्शनल पॉलिसीज यूज करनी है तो मुझे एक बिटकॉइन का वॉलेट रखना पड़ेगा, उसमें बिटकॉइन भरना पड़ेगा, एंड मैं वॉलेट टू वॉलेट ही ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ. मतलब आई कैन यूज इट एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट. आई कैन नॉट यूज इट एज अ इंटीग्रेटेड ट्रांजैक्शनल पॉलिसी. जैसे आज कैसा है, मेरे पास स्विगी है, मैंने स्विगी के पीछे UPI अटैच किया. उस तरह से तू बिटकॉइन को तेरे किसी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट नहीं कर सकता था. It was an independent transactional system. क्यों? Because you need an API structure. You need to be able to call a transactional policy for you to be able to utilize it from a third-party system. That is where Ethereum came. जब Ethereum आया ना, तो immutable and decentralized के सिवाय इसमें एक और वर्ड ऐड हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. Now, as I was talking, how does Bitcoin or any blockchain technology maintain that immutable ledger? So, at any point of time, अगर मेरी blockchain में let's say 5 blocks हैं, ठीक है, ये मेरी 5 blocks की एक blockchain है. इसका अपना hash starting वाले का 0 था. Now, how does it calculate the hash code? That is why it's called cryptocurrency. Now you all have heard about SHA-256, right? Hashing algorithm. क्या करता है? आप उसमें कोई भी डेटा इनपुट देते हो, कुछ भी फाइल देते हो, एक हैश उसको एक हैश में कन्वर्ट करता है. हैश फाइल नहीं, हैश की नहीं, उसको हैश में बना देता है. It converts it into a 64-bit number, ले ले, hexadecimal, whatever. So it converts it into this, a 64-bit का hexadecimal number, whatever. Yeah. So that is what a hashing code does. So इसमें अब तुम्हारे कोई भी ब्लॉक में क्या है? You have a previous hash, you have a nonce, you have data, which are those 2000 transactions, and then उसका खुद का जो hash निकलता है, which means previous hash, data. Now this also has one more thing, timestamp. ये सब चीजों को लेके वो उसके ऊपर ये एल्गोरिथम रन करता है, and उसके थ्रू it generates this.
and that goes as the hash for this block and as the hash for the previous block in this one. जो जेनेसिस में 0 था, यहाँ पे इसका जो हैश ये निकला ना, ये इधर आएगा, ठीक है? अब ऑब्वियस सी बात है, नाउ इट्स ऑल कनेक्टेड द सेम वे, सारे ब्लॉक्स एक तरह उसी तरह से कनेक्टेड है। क्या इसका जो हैश, अब जब नेक्स्ट वाले का कैलकुलेट होगा ना हैश, तो उसमें प्रीवियस हैश भी इंक्लूडेड होगा, प्रीवियस हैश, नॉन्स, डेटा, टाइम स्टैम्प हैश, ठीक है? ये जो ये तो न्यू हैश जो जनरेट होगा, सो दैट मींस नॉन्स, डेटा, टाइम स्टैम्प एंड प्रीवियस हैश, इनको लेके इसके थ्रू रन करके वो एक और जनरेट करेगा एंड दैट विल गो इनटू दिस। सो दैट मींस अगर इन सब वेरिएबल्स में से ये डेटा में या ये टाइम स्टैम्प में, ये नॉन्स में, अगर इसमें से कहीं पे भी मैं एक डिजिट, एक लेटर, एक स्पेस भी ऐड करूंगा ना, कुछ भी ऑल्टर करूंगा ना, तो इसका हैश वैल्यू चेंज हो जाएगा और चेंज हो जाएगा एंटायरली। सो व्हेन दैट हैपेंस, तो अगर मैंने यहाँ वाले ब्लॉक के 2000 ट्रांजैक्शन में से किसी एक में एक 0 और ऐड किया, इसका हैश चेंज हो जाएगा और चेंज तो अगला ब्लॉक तो एग्जिस्ट करता है। सो व्हाट विल हैपन इज कि ऑटोमेटिकली इसके आगे की पूरी चेन इनवैलिड हो जाएगी। अब इस केस में ये तो कचरा हो गया, सो अब ये रिपेयर कैसे होगा? ये जो ब्लॉकचेन का पूरा ये रिकॉर्ड है ना, इसमें जो ट्रांजैक्शन है ये ब्लॉकचेन में कि ये इतना, इसका हैश ये a copy of this blockchain exists in every node in the entire blockchain. मतलब at any point of time if there are 100,000 nodes ना, so there are 100,000 copies of this blockchain. So that means तू अगर एक में edit भी करेगा और ये जैसे ही ये इसके आगे invalid होगा, बाकी जो corresponding surrounding nodes होंगे वो immediately इसको rectify करेंगे, बोलेंगे मेरे पास ये कॉपी है, मेरे पास ये कॉपी है, मेरे पास ये कॉपी है, ओके। सराउंडिंग नोड्स में 15 का कहता है कि ये है और इसका ऐसा है, दैट मींस मेजॉरिटी, सो ऑटोमेटिकली इट रेक्टिफाइज इट एंड रिक्यूपरेट्स द ओरिजिनल चेन, सो दैट वे दिस एरर इज फिक्स्ड। इसलिए मैं बोला टू बी एबल टू सक्सेसफुली ऑल्टर अ ट्रांजैक्शन आई हैव टू क्रैक इनटू 50,001 डिवाइसेस साइमल्टेनियसली। सो ये अपना बेसिक ब्लॉकचेन स्ट्रक्चर है, बेसिक। This requires something called the transaction state. Which is the overall transaction state of the blockchain and its each and every transaction. जब Ethereum आया तो Ethereum added something called world state. अब ये क्या है? ये सडनली कुछ नया लेके आया। So Ethereum में कैसा है कि Ethereum added the concept of smart contracts. Now when Vitalik and his team they initially started building Ethereum, so their core concept was to build a decentralized computer, right? A decentralized computer. So that means that what does a computer have? Programmability, storage, space, and executable programs. Yeah. Right? So that is where they brought in smart contracts. अब मुझे smart contract run करने के लिए क्या क्या चाहिए? I need a compiler. I need तो पहले का पूरा Bitcoin का वो तो है ही. And I need a virtual machine. Okay. So स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यूज कर रहे थे बिटकॉइन पहले क्या था? there were no smart contracts. तो सर अभी है बिटकॉइन में, बिटकॉइन क्लासिक में भी नहीं है और बिटकॉइन अभी चल रही है उसमें भी नहीं। बिटकॉइन क्लासिक का कॉन्सेप्ट ही अलग है। वो आपने बताया था, एक जन ने क्रैक किया था, मतलब We get to that. So you have a compiler and a virtual machine. अभी कंपाइलर क्या करता है? अभी तुमने देखा होगा जब तुम्हारा सॉलिडिटी का कॉन्ट्रैक्ट निकालते हो तो उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, देखा ना? Which you feed then into the अपना ये ब्लॉकचेन। सर वो कोर्स देखा था उसमें बाइट्स में तो कन्वर्ट कर रहा था वो, फिर कुछ चेक भी कर रहे थे उससे। सभी का उन्होंने इंटरफेस बनाया था, इंटरफेस बनाने के बाद किसी वो कुछ उसके वैल्यू कर रहे। हाँ, जेसन फाइल तो बन ही रही थी,
पर सबका इंटरफेस बना के वो लोग कुछ कर रहे थे क्या कर एक रहे थे? सेक्शन में। थोड़ा प्रिसाइज बोल, क्या बोलना क्या चाहता है? सर जो कुछ कर रहे थे, ये कुछ कर रहे थे, क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए ना सर, तो सब में फिर उन्होंने इंटरफेसेस ऐड किए और उन सबसे जो फंक्शनल अपने थे ना, क्या कहते हैं, फंक्शंस थे ना, इंटरफेसेस एक्चुअली क्या है? नहीं, मतलब इंटरफेसेस हर एक कॉन्टेक्स्ट का बनता है ना, तो वो एक्चुअली है क्या? जो जावास्क्रिप्ट में बनता है वो। नहीं, Solidity में interface बनता है ना। इंटरफेस Oh, see, that is you basically just creating a transactional policy. जैसे अगर मैं let's say मैं भारत पे बनाया, ठीक है, मैंने UPI बनाया. Now what I am creating is मैं basically ट्रांजैक्शनल पॉलिसी बना रहा हूँ. क्या पॉलिसी बना रहा हूँ? मैंने उसमें डिक्टेट किया कि एवरी टाइम कोई इंसान ये बटन दबाता है, बटन तो दैट इज फ्रंट एंड, बटन दबता है तो पीछे एक फंक्शन कॉल होता है. एवरी टाइम दिस फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड, तो मैं इथीरियम या वीज़ा या मास्टर कार्ड जो भी सर्वर सिस्टम में या जो भी ट्रांजैक्शनल कोर यूज़ कर रहा हूँ उसमें से मुझे ये बंदे का बेस्ड ऑन हिज फ़ोन नंबर, बेस्ड ऑन हिज नेम, बेस्ड ऑन हिज अकाउंट नंबर एंड बेस्ड ऑन हिज वेरिफिकेशन डेटा KYC वगैरह ब्ला 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 से मुझे उसका अकाउंट का लॉगिन लेना है. अब वेरीफाई कैसे होगा? तो वट एवर मेथड, वो तो आगे फ्रंट एंड में आया. सो दैट बेसिकली गिव्स यू एक्सेस. आपने ऑटोमेटिकली उसमें लॉगिन किया, ठीक है, आपके पास एक्सेस आया, फिर एक सेकेंड बटन दबाएगा, ट्रांजैक्शन का अमाउंट जाएगा एंड यहाँ से वैलिडेट होके रिसीव होगा. फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में इट विल सेंड दैट टू द पर्सन हु इज सपोज्ड टू रिसीव द अमाउंट. ये जो तुमने पूरा स्ट्रक्चर देखा ना, दिस इज एन इंटरफेस दैट इज बिल्ट थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. द डिफरेंस इज कि इसमें बैकएंड में वीज़ा, स्मार्ट कार्ड या RBI UOB का स्ट्रक्चर नहीं है. पीछे यू आर एक्सेसिंग द इथीरियम स्ट्रक्चर. सो वहाँ क्या आता है? डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स आते हैं, इथीरियम का मेननेट आता है. सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर मैं ये द मोमेंट वी वेंट फ्रॉम बिटकॉइन टू इथीरियम ना, we went from a transactional policy to computer system. So if I have to explain it to you in a more simpler way na, I'd say Ethereum is like Windows. Ethereum is like Windows and your smart contracts are like the application that you build on Windows. समझे? So अब आप कोई भी एप्लीकेशन जब विंडोज में बनाते हो तो वो क्या करता है? It inherits and utilizes the execution tools that are already present in Windows. Same way, smart contracts inherit and utilize the execution tools that are already present in Ethereum. जो Ethereum का कंपाइलर है, उसका वर्चुअल मशीन है, उसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, उसका जो टोकन पॉलिसी है, ठीक है. Now, Ethereum. Now I'll explain the difference between a coin and a token. ये अलग चीज़ है, not the same. These are both different things. कॉइन फंजिबल है, टोकन नॉन फंजिबल. Wrong. टोकन्स भी फंजिबल हो सकते हैं. कैसे हो सकते हैं? वो तो यूनिक होते हैं. टोकन आईडी यूनिक होती है ना. Both wrong. Coin. Now, Bitcoin, Ethereum, सर सोलाना नहीं कहलाएगा. हाँ, आपने इथेरियम के ऊपर बोला ना कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, तो अपने तो सिर्फ प्रोग्राम जो सॉलिडिटी में करते हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो सब कंपाइल होते हैं. तो ये इथेरियम वाला बेस का ये वर्चुअल मशीन कंपाइलर्स वो सब इथेरियम के EVM हो कंपाइल गया? करते हो. क्या? वो बोल रहे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल कौन करता है सर? इथीरियम का क्या रोल है? इथेरियम का क्या रोल है? तो वो कंपाइलर है, वर्चुअल मशीन. योर कंपाइलर, जब तुम हार्ड हैट है, ऐसे सब टूल्स है, ट्रफल है, हाँ. ये इसके अंदर इथेरियम का, इथेरियम हैज समथिंग कॉल्ड द EVM, इथेरियम वर्चुअल हाँ, मशीन. इट हैज इट्स कंपाइलर, बाइट कोड कन्वर्टर, अपना ऑपरेशन रूल्स, वो सब उसके अंदर रहते हैं. उसके बेसिस पे तुम्हारे इनपुट्स को वो कोड को प्रोसेस करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, इंस्ट्रक्शंस लेता है एंड देन इट फीड्स इट इनटू द मेन नेट, जहां बेस्ड ऑन योर इंस्ट्रक्शंस इट कॉल्स टूल्स या एग्जीक्यूशन पॉलिसीज एज यू से. अब उसमें तुम्हें फाइनेंस कैसे करना है, दैट इज अगेन द अकाउंट्स एंड वो सब तो तुमने देखा है कि तुम्हारा मेटामास्क वॉलेट है या कोई भी वॉलेट है, यू कैन इवन क्रिएट अ लोकल, तुम्हारे पीसी में वॉलेट बना सकते हो. हार्डवेयर वॉलेट आते हैं जो लेजर के आते हैं, जो भी है, यू Ledger कैन क्रिएट अ Nano. सोर्स थ्रू दैट. अभी आई वोंट गो इनटू वॉलेट्स, वो भी अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है. सो इट कॉइन एंड टोकन आर डिफरेंट थिंग्स, दे आर नॉट द सेम. टोकन्स में नॉर्मल टोकन्स भी होते हैं और नॉन फंजिबल टोकन्स भी होते हैं, बट कीप इन माइंड टोकन्स भी फंजिबल होते हैं.
जैसे अगर मैटिक तुम लोगे ना, मैटिक इज नॉट अ कॉइन, मैटिक इज अ टोकन, मैटिक इज नॉट अ कॉइन। कॉइन क्या होता है? कॉइन इज द कोर टेक्नोलॉजी। ओके मतलब मेन वाला मेन नहीं, मेन नेट नहीं, मेन चेन। मैं अगर इथेरियम की टेक्नोलॉजी को फोर्क करके इनहेरिट करके मैटिक बना रहा हूँ, so that means कॉइन अभी भी इथेरियम ही है, मैंने तो एक टोकन ही बनाया है। अच्छा मतलब मैं जो अगर स्क्रैच से खुद की टेक्नोलॉजी बना के खुद का ब्लॉकचेन डिप्लॉय करता हूँ ना, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एन एग्जिस्टिंग सिस्टम, दैट मींस आई मेड अ कॉइन। अगर किसी और का टेक्नोलॉजी इनहेरिट करके मैं खुद का कुछ भी बना के डिप्लॉय कर रहा हूँ ना, मैं उसमें कितना भी ऐड कर लूँ, डज नॉट मैटर, चाहे मेरा सिस्टम इससे एडवांस हो, बना तो इस पे ही है। सो दिस विल स्टिल बी द कॉइन एंड माय सिस्टम विल रन ऑन टोकन्स। तो रॉकस्टर रिंकी भी नहीं, these are ये different, नेटवर्क्स these are all Ethereum. सर मतलब ईथर जो है वो कॉइन है, जो इथेरियम का ईथर है वो कॉइन है। Not necessary. You can see. अब अगर मैं Ethereum जैसा broad platform बना रहा हूँ, तो I would prefer to keep some networks for testing, some networks for administrative purposes, some networks for business solutions, some networks for अपना ये main mass utility. So नहीं सर, वो लास्ट में सब तो मेन नेट पे ही जाता है ना सर। नहीं, तो not ये necessary. जो रिंग ये जो दूसरे सारे जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, अच्छा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो रॉकस्टर इज अ कॉइन टोकन नहीं वो नहीं, इथेरियम it's a का network. इथेरियम का ही मतलब नेटवर्क पार्ट। हाँ, सी मेन नेट एंड टेस्ट नेट एक तरह से कैसे कह सकते हैं कि अभी जैसे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, सो अब अगर मेरे पे मल्टीपल फ्लडलाइट्स हैं, तो यहाँ एक शैडो होगा मेरा जो मल्टीपल शैडोज ओवरलैप होके बनेगा, वो सबसे डार्क होगा, ठीक है, उससे हल्का उससे हल्का उससे हल्का। तो तुम समझो मेन नेट, टेस्ट नेट अलग, उससे लोअर टेस्ट नेट, उससे लोअर टेस्ट नेट, उससे लोअर टेस्ट नेट। सो देयर आर मल्टीपल टेस्ट नेट्स, कुछ टेस्ट नेट्स का अथॉरिटी, उसमें आप क्या रन कर सकते हो, वो सब चेंज होता रहता है। सो दैट इज हाउ द मॉड्यूल्स आर डिफरेंट, कि क्या एक्सेसेस हैं, क्या टूल्स हैं, क्या यूटिलिटी है। मोस्टली तो तुमको खाली मेन नेट और टेस्ट नेट ही समझने की जरूरत है, बाकी तो इज वेरी डिफरेंट। सो मेन नेट एंड टेस्ट नेट पे आ गए अपने। मेन नेट इज जहाँ आपका रियल वर्ल्ड करेंसी कम इन टू प्ले। टेस्ट नेट इज जहाँ आप फॉसेट के थ्रू डालते हो अपने वॉलेट में, टेस्ट वॉलेट में, उसके थ्रू पे करते हो, यू टेस्ट योर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो स्पेशली हार्ड हैट का मैं जैसे तेरे को बोला था, जब हार्ड हैट तुम डालते हो ना, तो हार्ड हैट गिव्स यू 20 लोकल अकाउंट्स बाय डिफॉल्ट, 20 देता है। जीरो से अच्छा 0 से 19 हाँ बराबर। सर मिस्टेक It gives you 20 local accounts and you can either utilize that or you can integrate one external. So that is entirely up to you. But जैसा मैं बोल रहा था, अब ट्रांजैक्शन स्टेट तो बिटकॉइन का कैसा है कि बेसिकली जस्ट मेंटेनिंग के जो ब्लॉकचेन है उसका सीक्वेंशियलिटी मेंटेन है कि नहीं, सारे ट्रांजैक्शंस करेक्ट ऑर्डर में एंड करेक्ट वैल्यू पे है कि नहीं, दैट इज द ट्रांजैक्शन स्टेट। नाउ वी कम टू वर्ड स्टेट। वर्ड स्टेट में कैसा है कि जैसे मैंने बोला ना कि दे वर ट्राइंग टू फॉर्मुलेट अ डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर। इसके थ्रू क्या होता है कि नाउ आई कैन यूटिलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंटीग्रेट द ट्रांजैक्शनल पॉलिसीज ऑफ इथेरियम इनटू माय एप्लीकेशंस, दैट इज वेयर डैप्स कम इन, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। दिस वाज द पॉइंट वेयर डैप्स वर बोर्न, दे डिड नॉट एग्जिस्ट इन इथेरियम। इसलिए इसका फ्यूचर पोटेंशियल इज स्टिल मच मोर हायर देन दिस। बट अभी धीरे धीरे वो तो ठीक है, इश्यूज एंड प्रोबेबल फ्यूचर शिप विल गो थ्रू लेटर। As I was saying, coin and token का difference. So Ethereum is a coin, Bitcoin is a coin, Neo is a coin, but Matic है अपना, कोई भी उसका inherit करके बना हुआ chain है, that is all tokens, all of them. कोई भी coin नहीं है। तो सर इथेरियम का ईथ होता है ऐसे, और Ether जो है वो coin है। मैटिक तो पॉलीगॉन क्या है वो? क्या? ईथ और मैटिक। Polygon is a network, Matic is its currency. पॉलीगॉन में भी दो है ना, मेन नेट और मुंबई टेस्ट नेट, ऐसे हाँ, दो है। बनाए तो वो दोनों टोकन्स हैं, वो दोनों टोकन्स है, वो मुंबई मेन नेट टोकन है। You are getting confused again. नेटवर्क See, there's two Network things. है। There's two things Mumbai to Tesla is a network. blockchain technology. एक है technology itself.
टेक्नोलॉजी मतलब द सॉफ्टवेयर, द टूल्स, द एग्जीक्यूटिव यूटिलिटीज दैट आर प्रेजेंट इन दैट. जैसे इथीरियम में मैंने बोला ना, ये कंपाइलर है, ये ईवीएम है. दिस इज द टेक्नोलॉजी. एंड देन देयर इज द करेंसी यू नीड टू यूटिलाइज दिस टेक्नोलॉजी. जो वैल्यू तुम भरते हो ताकि तुम ये यूज कर पाओ. ठीक है. सो दैट इज द. अब इसके केस में क्या है, बिकॉज ये मेन टेक्नोलॉजी है नॉन इनहेरिटेड, खुद से बनी हुई है, एंड इट इज रनिंग इंडिपेंडेंटली, राइट. इथेरियम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सम अदर एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन. वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है. सो दिस इज द कॉइन, दिस इज द मेन टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज व्हाई इसका कॉइन होता है. अब अगर इसकी टेक्नोलॉजी में इनहेरिट करके कोई भी दूसरा नया चेन बनाता हो ना, उसका टेक्नोलॉजी भी वो होगा, लेकिन उसमें जो यूज होगा ना वो टोकन. समझे. सो मुंबई टेस्टनेट एंड पॉलीगॉन आर टेक्नोलॉजीज इनहेरिट फ्रॉम इथेरियम, एंड उसमें मैटिक इज अ टोकन. समझे. सो अब मैटिक से मैं फिर से अगर इनहेरिट करके कुछ और बनाता हूँ तो वो भी टोकन ही है. The only like value which can be called a coin is the main technology. उससे इनहेरिट करके जो भी बनेगा उसके अंदर टोकन्स ही कहलाएगा. So ये मिसकंसेप्शन है that coin and token are the same. No, very different. अब अगर आपने खुद का coin technology बनाया है, that means you built your own bloody blockchain. And your own bloody blockchain मतलब which is equivalent to these. इसका equivalent बनाना तो आज चिल्लर है. तुम जावास्क्रिप्ट में बैठे बैठे 20 मिनट में बना सकते हो, इतना इजी है. इसके इक्विवेलेंट बनाना आज भी इट्स अ वेरी अनसरमाउंटेबल टास्क. मतलब इसका रेप्लिकेट करके खड़ा करने में मेरे को 4 महीने लगे. उससे आगे जाने के लिए और 4 महीने गुजर गए तो भी आई हैव जस्ट प्रोसेस्ड मे बी 10-15% अहेड ऑफ व्हाट दे आर एट. सो दैट इज हाउ जाइनोमस दैट स्ट्रक्चर इज. इन दोनों के कोड साइज में, एग्जीक्यूशन कैपेसिटी में, यूटिलिटीज में बहुत फर्क है. बिकॉज जैसे मैंने बोला ना, इसमें वर्ल्ड स्टेट भी आता है. नाउ व्हाट इज द वर्ल्ड स्टेट? कि तुम जब एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हो, सो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर कोई प्रोग्राम इसमें कंपाइल करता हूँ, सो माय डिवाइस इज द ओनली वन रनिंग इट, राइट. है ना. मैं अगर नेटवर्क में भी, क्लाउड पे भी डालता हूँ तो भी स्टिल देयर इज ओनली अ सिंगल डिवाइस रनिंग दैट प्रोग्राम, राइट. है ना. क्लाउड सर्वर का जो सर्वर होगा वो चलाएगा, या तो मैं लोकली चलाऊंगा तो लोकली चलेगा. इस केस में ऐसा नहीं होगा. तुम्हारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल होके अक्रॉस मल्टीपल नोड्स रन करेगा. इट इज सपोर्टेड, स्प्लिट अपार्ट एंड वेरीफाइड अक्रॉस मल्टीपल नोड्स. इसलिए तुम समझ नहीं रहे हो, लेकिन IPFS इज एक्चुअली अ वेरी ब्रिलियंट फकिंग टेक्नोलॉजी. अगर IPFS के साथ अगर तुम एक कंप्यूटेशन इंजन अटैच कर पाओ ना, so you would have a full-fledged bloody decentralized computer. Ethereum tried to reach this concept, but it did not complete it. They did not reach it. Right now, what you could call Ethereum is like a decentralized calculator, in a way. बहुत डम करते तो मतलब आप ट्रांजैक्शनल पॉलिसीज इंड्यूस कर सकते हो यूजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. कि आपको अगर किसी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के पीछे इथेरियम का ट्रांजैक्शनल पॉलिसीज, मतलब इफ यू वांट टू यूज इथेरियम एज द मोड ऑफ पेमेंट इन दैट एप्लीकेशन, यू कैन डू दैट. दैट इज व्हाट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फैसिलिटेट राइट नाउ. What a decentralized computer would be able to do is that I would not need a central server to host my graphics. I would not need a central server to host my code. I would not need a central server for anything at all. जैसे अभी अगर Decentraland Mana है, उसका जो पूरा तुम 3D स्ट्रक्चर, VR वर्ल्ड सब देखते हो ना, वो सेंट्रल सर्वर पे चलता है. और truly decentralized computer would be able to not only host transactional policies but also the graphic structures, compute and run the graphic structures, and over and above that be able to handle my transactional policies and other issues. So a truly decentralized computer that would be. मैं कहीं पे भी किसी सेंट्रल सर्वर में मेरा कोई डेटा नहीं. नाउ इसमें अगर आप स्पीड कंपैरिजन करें ना, तो सेंट्रल सर्वर इज फास्टर एनी डे, एटलीस्ट विद द करंट टेक्नोलॉजी वी हैव. There are lots of improvements, धीरे करके अलग अलग टेक्नोलॉजीज, lots of work, हैशिंग एल्गोरिथम्स चेंज होते रहते हैं. न्यू अभी तो ब्लॉकचेन से एक स्टेप अहेड भी एक नई टेक्नोलॉजी आई है, उसका वो तुम बाद में देखना. इट्स कॉल्ड हैशग्राफ. हैश ग्राफ.
right now it's patented by a chain called Hedera. There will come a point where this technology will destroy this. तो वो कैलकुलेटर से कंप्यूटर बना रही है ऐसा बोल रहे नहीं। हैं। उससे ज़्यादा नहीं, वो कैलकुलेटर ही बना रहा है, बट उसका कैलकुलेटर इससे फास्ट 3000 गुना ज़्यादा तेज है, अच्छा 3000% फास्टर. सो उसका फंक्शनैलिटी उतना अलग नहीं है, बट उसका ट्रांजैक्शन स्पीड इज मच मोर हायर. सो यू हैव द कंपाइलर व्हिच एज आई सेड तुम्हारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेता है, उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, एंड देन इट गोज इनटू द वर्चुअल मशीन. नाउ दिस वर्चुअल मशीन इज सिंक्ड अक्रॉस ऑल द नोड्स. So तुम्हारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बाइट कोड goes to multiple nodes, gets compiled on all of them again, and then gets executed from them all. So the load gets split. समझे? There is the world state is basically responsible for maintaining the Ethereum virtual machine. This virtual machine is वो क्या देखता है कि across multiple machines अगर आपका कोड compile हो रहा है, so are they in sync or not? जब वो लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है एंड सारे फंक्शंस रन करता है, सो इट बेसिकली सिंक्स ऑल द मशीन्स इन सच अ वे दैट दे रन एज वन मशीन. सो यू बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड द कंप्यूटेशन नेसेसिटी ऑफ अ प्रोग्राम अक्रॉस 10 डिवाइसेस एंड ऑटोमेट. अब अगर मैं 10 GB का मेरा कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट है या अगर 1.2 GHz का है, सो ऑटोमेटिकली इट गेट्स स्प्लिट अक्रॉस. जो ठीक है? यूज नहीं कर रहे हैं उससे ले लो, जो यूज नहीं कर रहे हैं यूज नहीं कर रहे नहीं. दिस इज प्रोवाइडेड बाय माइनर्स. वो रेंट करते हैं ना. नहीं, नोट्स पे रेंट नहीं करते हैं. माइनर्स में अलग अलग सिस्टम रहता है, जो भी है. आई विल एक्सप्लेन. माइनर्स इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई माइनर्स गेट पेड. एक तो दे गेट पेड टू कैलकुलेट अ नॉन्स. जैसा मैं बोला कि जैसे मैंने तुमको बोला था ना कि इस मामले में तुम्हारा CPU कितना भी बड़ा हो, कितना भी हाई एंड हो, a GPU is always better because a GPU is built for doing reiterative mathematical calculations. A CPU is not. A CPU has a very different logic circuit than a GPU. Yes. GPU is built for Logic. rendering graphics, and graphics is all about pixel locations. मैट्रिक्स Huh? मैट्रिक्स सारे होते Yeah. हैं. So matrix calculations are repetitive mathematical calculations. ठीक है? So that is something a graphic card can do faster than a CPU. So it is always recommended कि आप एक GPU के थ्रू करो. इसलिए लोग 40, 60, 1.5 लाख खर्च करके GPUs लेते हैं. Hashing power is a different thing. बहुत सारे concepts हैं. So ये coin token का तुम समझ गए, EVM का समझ गए, compiler तो simple था. Now transaction state समझ गए, world state समझ गए. ठीक है? So ये Ethereum में जाके आया. Now what is an NFT? सर ये टेक्नोलॉजीज बदलती रहती है. तो मतलब अगर पहले बिटकॉइन था, अभी इथेरियम, उसमें भी सारे टोकन्स है, मतलब ईथ या तो फिर मैटिक या जो भी है. उसके बाद भी अगर ये हैश ग्राफ आएगा उसके टोकन्स अलग होंगे. तो जिन लोगों ने खरीद के रखे हैं उनका क्या फिर, मतलब उनकी वैल्यू डाउन नहीं हो जाएगी फिर? क्यों? अगर यूज नई टेक्नोलॉजीज का होता रहेगा. तो एडेप्टेशन नई टेक्नोलॉजी आती है हर रोज, तो कोई थोड़ी ना हर जगह. हाँ, अडेप्टेशन. इवन इफ समथिंग न्यू कम्स, affordability, feasibility, access, and adaptability. Do I trust it yet or not? समझा? जैसे अगर तू you know about अपना Hyperledger Fabric of Microsoft, नाम सुना है कभी? Microsoft की खुद की ब्लॉकचेन है. पब्लिक नहीं, प्राइवेट नहीं. हाइब्रिड. आए लास्ट ऑप्शन. It's a hybrid blockchain. Now, private blockchain क्या होता है? कंपनी खुद के लिए बनाती है और खुद के लिए रखती है. सब डेटा स्टोर किसी काम का नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ. बकचोदी है. खुद को अंदर ही अंदर पैसे ट्रांसफर करने के लिए ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है. मतलब मैं अगर यहाँ 10 PC में तो data nodes भी कोई चला रहा हूँ रखा तो कोई होगा. नेसेसिटी नहीं. हाँ, बट अगर Data मुझे कोई- एक सिक्योर्ड हाँ, सर्वर के बदले ऐसे रन करना हो ना, then a private, that is the only, there's Reason. बहुत कम यूज केसेस हैं. Then you have a पर public उसका blockchain. मतलब क्या होगा, पूरा इथेरियम जैसा पहले बिल्ड करना पड़ेगा. ऐसा नहीं, वो इतना हाई एंड नहीं तो होगा. वो तो नहीं, वो भी इतना ही आया वो है. वही चीज हुई ना, तो फिर भाई माइक्रोसॉफ्ट बना है यार. पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगा.
नहीं हाइपरलेजर फैब्रिक की अगर तू बात कर रहा है ना, सो वो इससे बराबर ही है, अगर थोड़ा आगे कह सकते हैं, बट वो कैसा है कि उसका डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट एज हाई एज इथेरियम. सी इसमें कैसा है कि हाइपरलेजर माइट बी मोर स्ट्रक्चरली बिगर एंड हैज मोर टूल्स एंड एसेट्स, बिकॉज फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इट्स अ बिजनेस सोल्यूशन, बिजनेस या एंटरप्राइज सोल्यूशन. कंपनीज के लिए बना है, इट इज नॉट बिल्ट फॉर इंडिविजुअल्स. अगर इंडिविजुअल के लिए बना रहे हो ना तो कोई सेंस नहीं है हाइपरलेजर फैब्रिक यूज करके. यू कैन बिल्ड डैप्स ऑन द हाइपरलेजर फैब्रिक इफ यू आर रनिंग एन एंटरप्राइज सोल्यूशन, समझे. बट उसमें कैसा है, अब अगर मैं हाइपरलेजर फैब्रिक में चला रहा हूँ, ठीक है, सो दैट मीन्स इट इज, अब जैसे इथेरियम जैसा अगर अपने सिस्टम लेते हैं तो योर डेटा इज बीइंग कंपाइल्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड. सोलाना इथेरियम जैसे, सोलाना इथेरियम जैसे जो या जो फिर रस्ट यूज करता है वो कौन तेरा सा? फोन यूज कर और देख सोलाना किस पे बेस्ड है. इथेरियम पे उसमें भी सॉलिडिटी कंटेंट्स यूज कर सकते हैं ना. Rust कैसे? do not get misconceptualized. Solidity. तुमने ये पढ़ा बहुत है, बट इसका मतलब जानते हो ERC 721 Policy. ना. क्या है ये, किस चीज की पॉलिसी है ये. Token generation. ट्रांजैक्शंस ट्रांजैक्शन ओनरशिप. डेटा तो क्यों फॉलो करने की जरूरत है, क्या जरूरत है इसकी, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए. स्टैंडर्डाइजेशन क्यों कर रहे हैं. सारी सबके पास जितने वॉलेट्स है सब में सिंक्रोनाइज तो होना चाहिए ना, जो टोकन हो रहा है वो. ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय करो, बट वो सारे मतलब बेसिक्स है अपने की, वो सारे तो मिलने ही चाहिए अपने को. You have heard about swaps, right? Swaps, exchanges. सुने हैं ना? एक्सचेंज सुना है, है ना? बाइनेंस. स्वैप है, एक्सचेंज है, जो भी है. अब मैंने एक टोकन बनाया, तुमने एक टोकन बनाया, उसको स्वैप कैसे करेंगे अगर उनके पीछे का ट्रांजैक्शनल पॉलिसी अलग है तो. जैसे अगर मेरे उसका ट्रांजैक्शनल पॉलिसी कैसा भी हो, मैं बोलता हूँ मेरे पास तेरे से बेटर टूल्स है, मेरा आज मार्केट कैप छोटा है तो क्या हो, मेरा टेक्नोलॉजी तेरे से बेटर है, तो why the hell is one of mine equal to 0.1 of yours. मैं नहीं मानता, क्या करें. दैट इज वेयर दीज कम. ये जो ट्रांजैक्शनल पॉलिसीज है ना, इनका काम उसमें आता है. Now, not only does it help with these, but it also increases the compatibility. अब जैसे अगर मैं Ethereum से inherit करके कुछ बना रहा हूँ, so obviously I'll have to follow the transactional policy that is followed by Ethereum. ठीक है, मैं किसी और पे बना ही नहीं सकता, चलेगा ही नहीं. So अभी that is one reason there's a lot of again बहुत बड़े concepts हैं. So swaps and exchanges का एक basic reason ये आ गया. So मैं क्या समझा रहा था, सोलाना. सोलाना का मैं बोला ना, देख किस पे बेस्ड है. रस्ट उसके लिए यूज होता है. Rust is a coding language. हाँ मतलब उसके जैसे कि इसमें सॉलिडिटी से करते हैं तो उसमें Rust से करते हैं. तो Rust is a core coding language. It is not constricted to blockchain. तो कुछ भी बना सकता है Rust से. अच्छा अच्छा. तो मेरा खुद का ब्लॉकचेन में मैंने Rust के थ्रू बहुत सारा कोड बनाया. पता ही रस्ट See, जो तू बोल रहा है ना, वो वर्चुअल मशीन एंड कंपाइलर में टोस्ट difference भी है. आ रहा है. वो उसके VM और कंपाइलर में गैप है. जैसे जब इथेरियम ने अपना वर्चुअल मशीन बनाया था EVM, they built it with compatibility for a single technology, single coding language जो उन्होंने खुद से बनाया. Now, do you know what is Turing complete? ट्यूरिंग मशीन साउंड है बस वो थियरी ऑफ What is कंप्यूटेशन. Turing complete? Is C++ Turing complete? नहीं पता सर. थियरी ऑफ कंप्यूटेशन में ट्यूरिंग मशीन्स पढ़ा था. What are Turing machine? What is Turing complete? Is Java Turing complete? Is JavaScript Turing complete? Is Python Turing complete? Is Solidity Turing complete? होता क्या है ट्यूरिंग Turing complete का मतलब ये कि तुम अगर अपने दिमाग में कोई लॉजिक कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हो, so that code is capable of executing it if you put in the right code. Any real world logic that you can think
that code can execute. Mathematical, algorithmic, sequential, plus, minus, divide, storing, Recursive. stacking. If you can come up with a logical structure, वो टेक्नोलॉजी वो कोडिंग लैंग्वेज उसे एग्जीक्यूट कर सकती है, उसके कोड में वो फंक्शंस हैं. दैट इज कॉल्ड अ ट्यूरिंग कंप्लीट कोडिंग लैंग्वेज और एनी ट्यूरिंग कंप्लीट सिस्टम. तुमने जो लॉजिक सोचा वो एग्जीक्यूट कर सकता है. दैट इज अ ट्यूरिंग कंप्लीट एआई हो सकता है, ट्यूरिंग कंप्लीट मशीन हो सकती है, ट्यूरिंग कंप्लीट इंजन हो सकता है. इट इज अ कॉन्सेप्ट. सो सॉलिडिटी इज अ ट्यूरिंग कंप्लीट लैंग्वेज. सो बिकॉज दे वो अभी बिटकॉइन में भी एक है ऐसा सिमिलर, छोटा मोटा है, बाइट स्क्रिप्ट जैसा है कुछ, बट इट इज नॉट ट्यूरिंग. बट सॉलिडिटी इज ट्यूरिंग कंप्लीट. C++ भी तो है. सारी है. सब क्या है बोला ना. अभी? नहीं सब नहीं है. जावा C++ जावा C++, हाँ. जावास्क्रिप्ट ट्यूरिंग कंप्लीट है, HTML ट्यूरिंग कंप्लीट है. जावास्क्रिप्ट का तो इनका ही एग्जांपल है, नहीं हो रहा है. कोडिंग लैंग्वेज नहीं है ऐसा नहीं HTML. है. जावास्क्रिप्ट इज ट्यूरिंग कंप्लीट. तो क्या नहीं था तू तुम्हारा? HTML नहीं है. HTML नहीं, वो तो मार्कअप लैंग्वेज है ही नहीं. कोडिंग So, वो का प्रोग्रामिंग See, लैंग्वेज. that now you're getting the point. So solidity, अब जैसे तुम बोलो Rust ये सब, so there are also virtual machines that support Python and C++ and C# also. Solana का Rust is not the only constraint. So that is something that is derived from these two. Your compiler and your virtual machine decide. कि कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट हाँ. करनी है. There are also SDKs, बहुत ginormous concepts. So let's shift to NFTs. Now तुमको मैंने टोकन समझाया, right? Now अगर मैं इसका एक सब चेन बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे मैटिक बनाया, ठीक है. अब मैंने एक सप्लाई इशू किया 100 मिलियन का. So these are all 100 million मैटिक टोकन. तो ये भी टोकन है. तो ये टोकन और नॉन फंजिबल टोकन में फर्क क्या है? टोकन ही है दोनों, right? So at some point somebody in a way minted 100 million matic. Now these are fungible tokens, huh? ये replicated ही है. They have to be replicated. They cannot be different. तो इसमें और NFT में फर्क क्या है? जब तुम एक NFT mint करते हो ना, तो एक यूनिक कैटेगरी का एक टोकन जनरेट होता है, मिंट होता है फ्रेशली, विच इज नॉट एसोसिएटेड विद एनीथिंग. इट इज जस्ट अ यूनिक टोकन. इट फॉल्स अंडर द डोमेन ऑफ मैटिक अगर तुमने मैटिक में उसका NFT का स्ट्रक्चर डाला है, बट इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी वैल्यू इन मैटिक. उसका वैल्यू कुछ नहीं है. अब अगर मैं मैटिक मिंट करता हूँ या मैटिक माइन करता हूँ तो मुझे पता है उसका वैल्यू ये 122 रुपये है, फिक्स्ड. बट अगर वो जब NFT का तुम टोकन मिंट करते हो ना, तो इट डज नॉट हैव एनी एसोसिएटिव वैल्यू एट ऑल, इवन इफ इट्स बिल्ट विद इन द मैटिक इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड दैट इज व्हेन यू आर मिंटिंग एन NFT टोकन. अब तुम्हारे पास एक NFT का टोकन आया, ठीक है, फिर तुमने उससे अटैच किया एक एसेट, फिर तुमने मार्केट पे सेल डालते टाइम, अब जब तुम्हारे वॉलेट में फर्स्ट टाइम वो आएगा ना, उसका वैल्यू कुछ नहीं होगा. जब आ so when you list it on the market, you give it a value. समझे? बट उसका एक्चुअली वो वैल्यू नहीं है. The network itself does not identify it as a value. तुम जब उसको ऑक्शन पे डालते हो ना, तो there is a smart contract that is triggered that basically defines a new value कि अगर ये NFT, ये ओनर, ये बायर, ये ऑप्शन, कि अगर some NFT is going from this guy to this guy through this. So the moment this happens, ऑप्शन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रिगर होता है कि इसने यहाँ ओरिजिनली जो वैल्यू क्रिएट ऑप्शन के टाइम पे जो सेट की थी, कि अगर इसने एक ईथर रखा था, सो उतना मेरे को इससे लेने का है, प्लस गैस फीस. सो आई हैव टू, दिस हैज टू रिट्रीव, दिस गाय पेज दिस 1 ETH प्लस गैस फीस, और इसके पास से जाता है इसके पास 1 ETH.
समझा? तो गैस फीस कहाँ गई? गैस फीस गई माइनर्स के लिए। माइनर्स के लिए देयर इज एन अकाउंट दैट पेज माइनर्स। नहीं कर माइनस में पैसा ना हो तो क्या माइनिंग करो। तू मतलब अब माइनर्स क्या करते हैं? माइनर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ब्लडी ब्लॉकचेन। विदाउट माइनर्स दिस इज ऑल बुलशिट, किसी काम का नहीं, कचरा है। अगर कल माइनर्स का 40% भी अगर गायब हो गया ना, 30% 20% भी गायब हो गया ना, ये चुप जाएगी। विदिन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 days इनका वैल्यू 25% to 30% टैक हो जाएगा। अगर इनके 20% माइनस भी बंद हो जाते हैं तो। अब इसके केस में एक्चुअली वो होना बहुत ज़्यादा लाइकली है। क्यों? बिकॉज देयर इज अ शिट टन ऑफ माइनिंग फार्म्स फॉर बिटकॉइन। यू कैन नॉट लाइक mine Ethereum using farms because it is something called ASIC resistant. जैसे Bitcoin is based on SHA-256 ना, Ethereum is built on something called Kakash. This is ASIC resistant.